जय श्री कृष्ण आप सभी को। मेरा नाम त्रिशा पटेल है। मैं गुजरात सूरत की रहने वाली हूँ। मैं MBBS की तैयारी कर रही थी 12th साइंस के बाद, पर मेरा जानवरों के प्रति लगाव इतना ज़्यादा है कि मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई छोड़ दी है और मैं अभी फ़िलहाल वेटरनेरियन डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। और मेरा सूरत शहर में छोटा सा शेल्टर होम है जहाँ पर मैं सारे इंजर्ड बच्चों को रखती हूँ और फ़िलहाल हमारा परिवार 80 से भी ज़्यादा बच्चों का है। कुल मिलाकर मैंने पिछले 5 साल में 350 से भी ज़्यादा बच्चों को एक नई ज़िंदगी दी है और जो हमारे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं। हम कोई भी माध्यम से किसी की भी सेवा करनी चाहिए हमें और हम कर सकते हैं। जैसा आप सब लोग जानते हैं, हमारे घरों में अक्सर गेस्ट आते हैं, तो हमारे घर में अगर 4 या 5 जन का परिवार है, उसमें अगर एक जन भी अलग से जुड़ जाए तो उस चीज़ को हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो उसी हिसाब से आप सोचिए कि एक माँ सड़क पर अपने 7-8 बच्चों को बिना घर के, बिना खाने की सुविधा के, बिना रहने की सुविधा के कैसे बच्चों को पालेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इन बेजुबान बच्चों की ज़ुबान बनते हैं। तो आगे की कहानी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा। उस डॉग की कुछ एक ऐसी कहानी हो, जो मेमोरी हो, जो आपको काफ़ी टची लगी और आप उससे कनेक्ट हो गए। गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का बच्चा आया था, वो बहुत बूढ़ा था। उसका नाम लियो है। उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई तो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गई। तो डॉक्टर ने कहा इसको लास्ट स्टेज ओरल कैंसर है, शायद 10-15 दिन वो सरवाइव कर। हमारे आज के शो द रियल हीरोज़ में स्वागत है बेजुबानों की मसीहा त्रिशा का। त्रिशा एक डॉग शेल्टर्स चलाती हैं और साथ ही साथ डॉग के रेस्क्यूज़ करती है, जो भी इंजर्ड डॉग होते हैं, और डॉग को फीड भी करवाती है। तो इनका एक बहुत अच्छा काम है। तो जब भी हम बात करते हैं सोशल कॉज की, तो उसमें इंसान के साथ साथ एनिमल्स भी आ जाते हैं। कल ही मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक चौंकाने वाला आंकड़ा देखा कि पिछले 50 साल में पूरे प्लेनेट से 70% एनिमल्स जो हैं उनके काउंट कम हो चुके हैं। तो हम जानेंगे कि हम चलो डेवलप कर रहे हैं, हम सिटीज़ बना रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम एनिमल्स को कैसे अपना फ्रेंड बनाएं और कैसे उसको अपने साथ रखें। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे त्रिशा से। सबसे पहले आप ये बताएं, जो आप एनिमल्स का रेस्क्यू करते हैं, तो रेस्क्यू आपने कब से शुरू किया और ये मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? जी, मैं करीबन पिछले 10-12 साल से इस फील्ड में हूँ और बचपन से ही मैं छोटी थी तब से मम्मी के साथ हमारे नियर बाय एरिया में जो भी छोटे बच्चे रहते थे उनको मैं खाना खिलाने जाती थी और धीरे धीरे फिर उनके साथ एक बॉन्ड बनता गया। और पहली बार का मेरा रेस्क्यू ऐसा था कि हमारी सोसाइटी में थोड़े बहुत छोटे पपीज़ थे, उनको मैं रेगुलरली खाना खिलाती थी। तो उसमें से एक बच्चे को बहुत डीप इंजरी हुई थी। तो हमें तब उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं, कैसे हॉस्पिटल कहाँ लेकर जाएंगे। तो हमने काफ़ी कोशिश की, पर हमें कोई भी NGO वगैरह से कोई मदद नहीं मिली। तो हमारे सूरत में तब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हॉस्पिटल थी, नंदिनी वेटरनरी हॉस्पिटल। वो भी बहुत छोटी सी थी, प्रॉपर वहाँ पर सेटअप नहीं था। फिर भी हमें वाया लोगों से पता चला तो हम उसको वहाँ पर लेकर गए। करीबन 3-4 दिन उस बच्चे की ट्रीटमेंट चली, पर उसके बाद भी बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि लोगों को वहाँ पे भी जो डॉक्टर्स थे उनको भी शायद इतना नॉलेज नहीं था कि ट्रीट कैसे करते हैं, कैसे बच्चे के आगे ट्रीटमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस नहीं थी और जो भी वहाँ पर डॉक्टर्स थे उनको शायद ठीक से प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती थी, इसलिए बच्चा हमारा था वो नहीं रहा। तो उसके बाद से मुझे थोड़ा थोड़ा इनके प्रति एकदम लगाव हो गया और मैंने सोचा कि इंसानों के लिए तो हर कोई करता है, पर इन बच्चों के लिए कोई ना कोई अच्छा कॉज करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार मैंने ये चीज़ में शुरुआत की और अभी आज मैं काफ़ी सारे बच्चों को रख रही हूँ और उनकी देखभाल कर रही हूँ। तो त्रिशा, जब आप एनिमल्स के रेस्क्यू करने जाते हैं, खासकर डॉग्स के रेस्क्यू करने जाते हैं, तो रेस्क्यू के टाइम पे आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और ये आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि डॉग्स कहाँ पे हैं? जनरली कैसे होता है, मुझे लोग कॉल करके बताते हैं कि हमारे एरिया में कोई बच्चा खाना नहीं खा रहा है या एक्सीडेंट हो गया है तो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास क्रिटिकल केसेस ज़्यादा आते हैं, तो उनमें ऐसे होता है कि बच्चा कोई एक स्पॉट पर ही मिलता है हमें। और कई बार ऐसा भी होता है जैसे बच्चे को मैगेट वुंड हो गया है या ज़्यादा चोट है,
तो चोट लगने के कारण इन बच्चों में कैसे होता है, वो लोग कोई भी एक डार्क स्पॉट पकड़ लेते हैं। जैसे कहीं पे बेसमेंट हो गया तो पूरे बेसमेंट में जहाँ पर कोई सनलाइट नहीं आ रही है, लोगों का आना जाना कम है, वैसे स्पॉट में ये बच्चे चले जाते हैं। तो कई बार चैलेंजेस ये भी होता है कि 1 घंटा 2 घंटा, कई बार लॉन्गेस्ट रेस्क्यू हमारा 8 घंटे तक चला है, उसके बाद बच्चे मिलते हैं। और एक और लड़की होने के नाते ये डिफ़िकल्टी होती है कि कोई मदद के लिए आगे नहीं आता है। बीइंग अ गर्ल सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती है। कभी कभी तो इतना क्रिटिकल रेस्क्यू होता है पर आसपास के लोगों की तरफ से मुझे एक चद्दर भी नहीं मिलती है। इस हद तक मैं चैलेंजेस फेस करती हूँ, पर फिर भी मैं अपना काम करती हूँ। मैं किसी से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, बस मैं अपना काम करती हूँ। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बताया कि जी। लोगों का सपोर्ट नहीं रहता है, जी। तो आप एनिमल्स को लेके, खासकर एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, तो आपका एनिमल्स को लेके क्या बदलाव आप चाहते हो कि सोसाइटी में क्या बदलाव होना चाहिए कि हम लोग कैसे आए एनिमल्स के लिए आगे? मेरा मानना ऐसा है कि एनिमल्स के लिए अगर आप बदलाव नहीं ला सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक स्टेबल माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एनिमल्स पसंद नहीं है, तो हम अभी फ़िलहाल काफ़ी न्यूज़ पढ़ते आ रहे हैं जिसमें एनिमल्स के साथ क्रूअल्टी होती है। कोई किसी को डंडा मार के पैर तोड़ दे रहा है, कोई गर्म पानी फेंक के बच्चों को भगाना चाहता है। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि अगर आप बच्चों को पसंद नहीं करते हैं तो उनको मारिए मत, उनको उनके हाल पे न्यूट्रली छोड़ दीजिए। अगर वो रह रहे हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप खाली भगा सकते हैं, पर उनको इंजरी मत करिए, क्योंकि ये चीज़ आगे जाके उनके लिए जानलेवा साबित होती है। हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत करती है आगे जाकर। अक्सर हम ऐसा देखते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोज़ आते हैं कि लोग डॉग को ऐसे पूँछ घुमा के फेंक दिए, कोई डॉग्स को ले जाके पानी में फेंक दिया, किसी ने मतलब डॉग्स को बुरी तरह से पीटा है बिना किसी रीज़न के। तो वो देख के ही हमें ऐसा डर सा लगता है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो आपको कभी कोई ऐसा केस आया है, और आया है तो आपने कैसे उसे हैंडल किया है? हमारे पास अक्सर क्रिटिकल केसेस ही आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया है। हमारे पास अभी एक रीसेंट केस आया है। वो बच्चा एक ब्रीडर के पास था पिछले 3-4 सालों से। उसने हमें इस तरह से कांटेक्ट किया कि उसे वो बच्चा सड़क से मिला है, और हम बच्चे को लेने गए। फिर हमें आसपास के लोगों से पता चला कि वो बच्चा उसे सड़क से नहीं मिला था, बल्कि वो खुद एक ब्रीडर है। और जनरली ब्रीडर क्या करते हैं, जब तक ये बच्चे प्रोड्यूस करके देते हैं तब तक वो माओ को, उन सारे मेल को रखते हैं। और उसके बाद एक मोमेंट ऐसी आ जाती है जब वो बच्चे पैदा करके इन लोगों को नहीं दे सकते हैं, तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, मार पीट करेंगे, टॉर्चर करेंगे और सड़क पर बच्चों को छोड़ देंगे बुरी हालत में। तो इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ था। उसने हमें फ़ोन किया, तब उसने बताया कि बच्चा अपनी दोनों आँखों से देख नहीं सकता है। तो हमें लगा शायद बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है या किसी ने, दूसरे आसपास के कुत्तों ने उसे मारा होगा, इसलिए उसे दिखाई नहीं दे रहा है। पर जब हम उस बच्चे को हमारे साथ हॉस्पिटल लेकर आए, तब हमें डॉक्टर ने बताया कि किसी ने उसे नुकीली चीज़ों से दोनों आँखों में मारा हुआ है, जिस वजह से वो बच्चा ब्लाइंड हो गया है। फिर अगले दिन हम लोग आसपास के लोगों से पूछताछ करने गए, तब हमें पता चला कि वो इस बच्चे को पूरी ज़िंदगी 4-5 साल तक उसने केज में बंद करके रखा था। और जभी इस बच्चे को वो बाहर निकलता था काम के लिए, फिर वापस अंदर रख देता था, तो उसने उसे नुकीली चीज़ों से इतना मारा कि बच्चे की दोनों आँखों की रोशनी ज़िंदगी भर के लिए चली गई। तो इस चीज़ के लिए मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड करी थी, और साथ ही साथ में हम लोग ने एक्शन भी लिया था, पुलिस स्टेशन भी गए थे। पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग कोई एक्शन ले पाए। सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये पेनल्टी होती है, और जो भी क्रिमिनल है वो छूट जाता है। तो ये चीज़ें बहुत दुख देती है कि इन बच्चों के लिए हमारा गवर्नमेंट स्टैंड नहीं ले पा रहा है। मैंने भी सुना है कि अगर एनिमल्स के साथ ऐसा कुछ होता है तो एक 50 रुपीज़ की नॉर्मल सी पेनल्टी है, और उसके बाद वो छूट जाते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हम लोग ये डॉग्स को देखते हैं कि लोग कहते हैं कि डॉग पागल हो गया है, या फिर ये कुत्ता पागल हो गया है, इसे सोसाइटी से निकालो, या वो कुछ लोगों को काटने भी लगता है वहाँ पे सोसाइटी में। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई डॉग इस तरह से सबको बाइट कर रहा है और कंटिन्यूअस वहाँ पे सोसाइटी में परेशान कर रहा है, तो उस केस में हमारा क्या स्टेप होना चाहिए? कोई भी, जैसे हम इंसान होते हैं, चाहे जानवर हो, चाहे कोई भी जीव हो, बिना किसी दिक्कत के ऐसी तकलीफ़ें जनरली नहीं आती है। मेरा ऐसा मानना है कि शायद वो बच्चे को कोई भी मेडिकल टर्म होगी या किसी तरह से उस बच्चे के शरीर में कोई दिक्कत होगी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं ऐसा मानती हूँ कि आप एक बार आसपास कोई भी एनजीओ है, संस्था है, या हमारी तरह रेस्क्यूअर्स को कांटेक्ट करके उसको एक बार दिखाइए। अगर कोई मेडिकल टर्म होगी तो हम उस तरह से भी उसकी मदद कर सकते हैं। पर हाँ, अगर ऐसा कुछ है या बच्चे को अगर रेबीज़ है, ऐसा कुछ है,
तो वो बच्चे का 48 कलाक के ऊपर सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी को लगता है कि कुत्ता पागल हो गया या काट रहा है, तो वो नेचुरली भी 24 टू 40 आवर्स के ऊपर सर्वाइव नहीं करेगा। तो मेरा यही मानना है कि आप एक बार उसको ट्रीटमेंट करवा कर देखिए, और अगर फिर भी ये चीज़ें कंटिन्यू रहती है तो हमारे आसपास कई सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर है, आप वहाँ पर उन बच्चों को भेज सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हम जू में जाते हैं, चिड़ियाघरों में जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी एनिमल्स होते हैं और लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। तो एनिमल्स को जू में रखना, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या फिर गलत नहीं, है? बिल्कुल गलत है। एनिमल्स है जो है वो अभी हमारी तरह एक जिंदा जीव है, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, या कि जैसे आप उसको जू में रख के ऑब्जेक्टिफाई करेंगे या किसी चीज़ को आप उसको अच्छे से रख रहे हो और लोग उसे देखने आ रहे हैं, तो मेरे ओपिनियन से ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्योंकि इन बच्चों का जैसे हमें कैसे अपने घरों के अलावा बाहर रहना अच्छा लगता है, हमें बाहर निकलना अच्छा लगता है, अगर उन बच्चों की जगह हमें भी कोई एक कमरे में सलाखों के पीछे सालों के सालों रखेगा तो हमें कैसा फील होगा। तो यही सेम चीज़ उनके साथ भी है कि उन्हें भी आसपास के खुले वातावरण में रहना पसंद है, और भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है कि वो अपनी हैबिटेट में अपने आप रह सकते हैं। तो हमें इंसानों को कोई हक नहीं है कि हम उन्हें कैद करें और उस हिसाब से हम अपने स्वार्थ के लिए पैसे बनाएं। हाँ, अगर हम कोई रिजर्व सेंचुरी बना रहे हैं जहाँ पर उन बच्चों को सारी सुविधाएं मिल रही है और उनका रहन सहन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, तो वो बात अलग हो गई है। पर ये जो जू है जहाँ पर उनकी देखभाल नहीं होती है, बच्चे बिना ट्रीटमेंट के मर जाते हैं, तो ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत गलत है। मतलब ऐसा भी होता है कि वो अपने कम्युनिटी में नहीं रहते हैं। अगर जी। एक केज है तो उसमें एक टाइगर है, एक एनिमल है, लेकिन उनको भी एक कम्युनिटी होता है। जैसे हम समाज में रहते हैं, हमें भी लोग को देखना पसंद है, तो वो एक कम्युनिटी से दूर हो जाता है। तो ये अपने चीज़ परिवार से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं वो लोग। कैद तो किसी को भी पसंद नहीं होता है। इंसानों के दिल में और जानवरों के, खासकर डॉग्स के दिल में क्या फ़र्क है? इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले तो डॉग्स के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं जितना बोलूँ उतना इनके लिए कम है, सारे प्राणियों के लिए। सबसे पहले तो वो लोग सुपर ऑनेस्ट होते हैं, इतना हमारे साथ ऑनेस्टी से, ईमानदारी से रहेंगे कि अगर आप किसी भी अपने सोसाइटी के बाहर वाले बच्चे को एक दिन सिर्फ रोटी खिलाओगे तो वो जितनी ज़िंदगी थ्रू आउट वो जीता है, वो थ्रू आउट आपको पहचानेगा। कभी भी वो हमारे इंसानों की तरह ईगो नहीं लाएगा। और सबसे अच्छी बात मुझे इन लोगों की पसंद है तो वो है हिम्मत। चाहे किसी भी स्थिति में मैं इन बच्चों को रेस्क्यू करती हूँ, मैं हर रोज़ 10-15 बच्चों को रेस्क्यू करती हूँ, जिनमें से 7 से 8 बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो चुके होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी वो बच्चे अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं। ऐसे बच्चे अपना लोअर बॉडी घसीट कर भी मेरी तरफ प्यार से आते हैं। उनको उतनी हिम्मत होती है जितनी उनके चारों पैरों से वो सही सलामत थे तभी थी। तो मेरा यही मानना है कि हमें इन बच्चों से एक तो ईमानदारी सीखनी चाहिए, हिम्मत सीखनी चाहिए, प्यार सीखना चाहिए। कभी भी ये बच्चे, जैसे हम इंसान स्वार्थ रखते हैं या कपट रखते हैं मन में, वैसा इन बच्चों में कभी भी नहीं होता है। और यही एक चीज़ है कि मैं चाहूँगी कि हम इंसान इन जीव से, इन प्राणियों से सीखे, तो शायद हमारी ज़िंदगी एक अच्छे लेवल पर बहुत अच्छे से बेहतर बन जाएगी। जो हम डॉग्स देखते हैं, एनिमल्स देखते हैं, तो ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? कि हमारे जंगलों में मिलते हैं या सिटीज़ के अंदर मिलते हैं? और इन्हें कहाँ रहना पसंद है? दूसरे कई सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि जंगल में पाए जाते हैं, जैसे शेर हो गया है, डियर हो गया है, बहुत सारे ऐसे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं जो हमारे बीच नहीं रह पाते हैं। तो हमें सिर्फ यही देखना है कि जो सोशली एनिमल्स हैं जो हमारे बीच रह रहे हैं, उनके और हमारे बीच में एक बॉन्ड बना रहे हैं, जो कि हमें भगवान ने भी धरती पर भेजा था तो यही कहकर भेजा था कि पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी कुत्ते की। तो ये जो कहावत है वो हमें मेंटेन करनी चाहिए, तो हमारे आसपास जो भी सोशल एनिमल्स हैं उनके साथ हमारा एक बॉन्ड बना रहेगा। अक्सर देखते हैं कि हमारे घर के आगे कुछ डॉग्स होते हैं, और ये प्रथा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। घर के कुछ पेट होते थे जो 2-3 उस घर पे डिपेंड होते थे। वो पूरा दिन घूमते रहते थे और खाने के टाइम पे वो उस अपने घर पे आ जाते थे और उनके लिए भी वो खाना निकालते थे। तो ये गांव के कल्चर में ये चीज़ काफ़ी समय तक, लेकिन जैसे हम शहर में एंटर करते हैं तो यहाँ पे डॉग्स अक्सर देखते हैं हम कि जहाँ डस्टबिन एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा डॉग्स होते हैं। जहाँ पे ऐसे चिकन मटन के शॉप है तो उसके आसपास ज़्यादा डॉग घूम रहे होते हैं। तो इन डॉग्स को जो है सो हमें सोसाइटी में रखना तो है, लेकिन हम कैसे रखें? कि अगर कुछ लोग होते हैं जो डॉग को घर पे लाना चाहते हैं और एक डॉग की केयर करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अपने मोहल्ले में जो डॉग्स है उसकी केयर करते हैं, तो ये चीज़ कैसे डिफ्रेंशिएट होती नहीं चाहिए और लोगों को कैसे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए?
हमें हर एक घर में से एक इंसान का जैसे खाना निकलता है, वैसे एक रोटी इन लोगों के लिए अगर हम निकाल लेंगे तो किसी एक स्पेसिफिक इंसान को, जैसे मैं हमारे एरिया के करीबन 250 बच्चों को खाना खिलाती हूँ, तो ये चीज़ें मेरे अकेले पे नहीं रहेगी। हर एक घर में से अगर एक रोटी जाती है, समझिए आपकी बिल्डिंग है, आपके रो हाउस की जो भी प्रेमाइसेस है, आप बाहर जाकर इन बच्चों को खिलाएंगे तो कोई भी बच्चा है वो डस्टबिन में जाकर खाना नहीं ढूंढेगा। और डस्टबिन में खाना ढूंढने का भी यही एक रीज़न है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। हमारे पास जैसे हम घर पे आते हैं रात को, तो हमारे पास 4 तरह के ऑप्शंस होते हैं कि ये वाली सब्जी खाएंगे, ये रोटी खाएंगे, ये दाल चावल बनेगा। इन बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। कई बार तो मैं सड़क से जाती हूँ तो मैं भी देखती हूँ बच्चे कूड़ा ही नहीं, कई बार सड़क पर जो गोबर रहता है वो भी निकाल कर खा रहे होते हैं। तो ये स्थिति जो है इन बच्चों की, ये हम बदल सकते हैं। अगर हम एक इंसान घर से नीचे उतर कर इन बच्चों को एक रोटी भी देगा तो हमारे आसपास के एरिया का कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। जैसे हमने कहा कि अगर हम लोग अपने हिस्से में से उन्हें खाना निकाल के देते हैं, या कह सकते हैं उनके हिस्से का हम साथ में बनाते हैं, तो शायद ये सिचुएशन ना हो कि वो कूड़ा खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं। दूसरा ऐसा होता है कि डॉग्स की पॉपुलेशन हम कुछ एरियाज़ में देखते हैं कि सेफ्टी वाइज कि डॉग्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और नाइट में या कोई भी टाइम पे अगर हम जाते हैं तो हमें भी थोड़ा डर लगता है कि नहीं, इतने सारे डॉग्स हम पे बार्क कर रहे हैं, कहीं हम पे काट ले, और हमारे मूवमेंट की वजह से वो हमें काट भी लेते हैं। तो उस केस में क्या करना चाहिए? डॉग की पॉपुलेशन हर जगह पे एक लिमिट में होनी चाहिए, या कहीं पे ज़्यादा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे? जिस हिसाब से हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस हिसाब से इन बच्चों को देखने वाला, समझने वाला या इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तो फर्स्टली मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो अपने कम्युनिटी डॉग्स को स्टरलाइज करवाएं, न्यूटर करवाएं। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो भी बिल्डिंग के आसपास या सड़क पर आप देखते होंगे, सारे भी जो भी बच्चे रहते हैं, तो एक फीमेल डॉग साल में 2 से 3 बार बच्चों को डिलीवर करती है। तो उनके पास हमारी तरह कोई घर नहीं है। और जैसे हम केयर करते हैं वैसे ज़रूरी नहीं है हमारे आसपास के हर एक इंसान इन बच्चों की केयर करे। तो अगर वो फीमेल डॉग 6 बच्चों को डिलीवर कर रही है, उसमें से 5 बच्चे एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं। एक इमोशनली अगर मैं बात करूँ तो एक माँ के सामने अपने बच्चों का मर जाना, ये सारी चीज़ों के थ्रू जो ट्रॉमा होता है उस फीमेल डॉग का, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा होता है कि ये चीज़ें रिलेट होती है। जब हम लोग कोई भी कार वहाँ से निकलेगी या बाइक निकलेगा तो वो उस ट्रॉमा से गुजर रही होती है, इसलिए वो हमारे पीछे दौड़ते हैं। या कई बार लोग कैसे करते हैं, स्टैंड घसीट के जाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो वो लोग हमारे पीछे दौड़ रहे होते हैं। तो मेरा ऐसे मानना है कि देखिए, माँ जो फीमेल डॉग है वो खुद कूड़ा कचरा ढूंढ रही है, तो इससे बेटर है अगर हम उसका न्यूटर करवा देंगे तो 5-6 बच्चे एटलीस्ट आएंगे नहीं। एक तरफ से पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो जाएगी और जो खाना पीना उनका है, उनकी जो दिक्कत है वो भी उनकी थोड़ी बहुत हम सॉल्व कर सकते हैं। डॉग लवर जब किसी डॉग को पालता है या किसी रखता है, तो एक डॉग की एक एवरेज आयु होती है कि हाँ वो उतने साल तक जिएगा। तो डॉग की एवरेज आयु कितनी होती है, और हमारा जो डॉग है वो कब, मतलब उसका एंड आ गया, कब उसका अंत है, वो हमें कैसे पता चलेगा, और उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, डॉग्स जनरली अगर हम उसकी अच्छी देखभाल करते हैं, अच्छा हैबिटेट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये एक सोशल एनिमल है, तो हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होगा और उनका जो घर का खाना, मैं हमेशा घर का खाना प्रेफर करती हूँ बच्चों के लिए। तो अगर आप घर का खाना उनको प्रॉपर देंगे, टाइमली उसकी मेडिसिन वैक्सीनेशन हो जाएगी, तो बच्चा 15 से 20 साल तक सर्वाइव कर सकता है। और मोस्ट प्रोबेबली 12 साल के बाद बच्चे ओल्ड एज में एंटर कर जाते हैं। तो 12 साल के बाद आप लोग, चाहे कोई ब्रीड का बच्चा हो, पर अब 12 साल के बाद उसका रेगुलर चेकअप करवाएंगे, रेगुलर रिपोर्ट्स करवाएंगे, तो आपको जो भी अगर दिक्कत है नहीं है वो आप एक फॉलोअप ले सकते हैं। तो जनरली 15 साल तक तो बच्चे सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे हम डॉग एडॉप्शन की बात आती है तो काफ़ी लोग डॉग्स को एडॉप्ट करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे डॉग होते हैं, क्यूट क्यूट डॉग होते हैं, कुछ बाहर की ब्रीड की भी डॉग होते हैं। तो आपका क्या सजेशन होगा कि हमें डॉग्स में इंडियन ब्रीड के डॉग को लाना चाहिए, या फिर हम बाहर के डॉग को भी ला सकते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो हमें उनका ख्याल रख के उनको अडॉप्ट करना चाहिए। आप खरीद कर बाहर से लेकर आते हैं बच्चों को, तो उनका भी मैंने बताया ब्रीडिंग होती है, उसमें भी उसकी माँ बाप जितने भी जन इन्वॉल्व है वो सारे दुखी होते हैं। माँ कहीं और से शहर में होती है, बच्चे कहीं और से ट्रांसपोर्ट होकर आते हैं। तो मेरा ये मानना है, जब हमारे सराउंडिंग में ये बच्चे हैं जिन्हें घर की ज़रूरत है, जिन्हें खाने की ज़रूरत है, जिन्हें एक अच्छे वातावरण की ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग हमारी तरह इंडी डॉग्स को अडॉप्ट करें, उन्हें एक मौका दें।
तो हम भी उनके साथ एक अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक जो डॉग मदर होती है वो अपने बच्चों का कितने समय तक ध्यान रखती है और उसके बाद कब वो अपने बच्चों का ध्यान रखना छोड़ देती है और बच्चे वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं? अर्ली स्टेज में एक फीमेल मदर के लिए 1 से 1.5 महीना जो ध्यान रखने वाला पीरियड होता है वो होता है। उसके बाद देखिए फ्रैंकली बोलूँ तो मैं हमारे आसपास कोई लोग ध्यान रखने वाले बहुत कम है। तो फीमेल डॉग को खाना ढूंढने जाना होता है, उस बीच में शायद ये बच्चे कहीं पर गाड़ी में आ जाए या कोई भी एक्सीडेंटली बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो फीमेल डॉग करीबन 1.5 से 2 महीना बच्चों का ख्याल रखती है। उसके बाद बच्चे अपने आप ही सर्वाइवल होता है या फिर हमारे आपकी तरह कोई बच्चों का ध्यान रख रहा है, तो उस तरह से बच्चे का ब्रॉटअप होता है। अक्सर जब हम गाड़ी से जाते हैं, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो डॉग हमारी गाड़ी के पीछे भागता है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? जैसे कोई भी बच्चा आपके पीछे भाग रहा है तो आप गाड़ी स्टॉप कर दीजिए। जितना आप पैनिक करेंगे उतना वो लोग पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि देखिए हमारी तरह उन बच्चों में उतना आईक्यू नहीं है जितना हम इंसानों में है। अगर वो दौड़ रहा है तो उसके पीछे भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हम इंसान बोल के बता सकते हैं, वो बच्चे बोल के नहीं बता सकते। तो वो लोग इस सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी अगर आपके पीछे कोई कुत्ता भाग रहा है तो आप गाड़ी रुका कर 2 मिनट 5 मिनट रुक जाइए। अगर फिर भी वो बच्चा आपके पीछे एग्रेशन दिखा रहा है या भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ है, तो आसपास में अगर आपके पास कोई खाने की चीज़ है तो वो रख के देखिए। या थोड़ी देर अगर आप कामली रिएक्ट करेंगे तो फॉर श्योर मेरी तरफ से मैं श्योरिटी दे सकती हूँ कि वो बच्चा आपके पीछे भागना बंद कर देगा। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों वो भागते हैं? कारण यही है कि कई बार देखिए बहुत सारे ट्रॉमा होते हैं, बच्चे उनके एक्सीडेंट में सड़क पर मर जाते हैं उनकी नज़रों के सामने। लोग उन्हें अक्सर लेट नाइट चढ़ा कर जाते हैं, कोई सो रहा होता है तो उन्हें मार कर चले जाते हैं। इन बच्चों के पास हमारी तरह घर नहीं है, वो कहीं भी सड़क पे सो रहे होते हैं तो लोग क्या करते हैं, पानी भर के डाल देंगे। अभी हमारे आसपास के लोगों में एक नया ट्रेंड चल रहा है, वो लोग पानी के अंदर मिर्ची मिक्स करके रखते हैं ताकि जो भी आसपास के एरिया के जो भी डॉग्स हैं वो उनके घरों के बाहर बैठे तो वो मिर्ची वाला पानी फेंक देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उन्हें ट्रॉमा लगता है। तो लोगों का यही होता है कि एक बार अगर कुत्ता पीछे भाग रहा है तो वो लोग सारी कम्युनिटी को जज कर लेंगे। ऐसी सेम सिचुएशन हमारे इंसानों में भी होती है। कई बार ऐसे दिमाग से ठीक इंसान स्पेशली एबल्ड होता है, उनकी भी दिक्कत होती है। कई बार हमारे इतने सारे इंसानों में क्रिमिनल भी होता है जो कि ऐसे मर्डर में इन्वॉल्व होता है या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। तो हम एक इंसान के काम से दूसरे लोगों को जज नहीं कर सकते हैं। तो इनमें भी मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि अगर कभी कोई बच्चा आपके पीछे भाग रहा है, उसको जो भी ट्रॉमा है या कुछ फिजिकल मेंटल दिक्कत है, तो उसकी वजह से हम सारी कम्युनिटी को जज नहीं कर सकते। तो उनकी एक अपनी साइकोलॉजी है और इसी कारण से वो कर रहा है, तो हमें समझना चाहिए और अपनी गाड़ी को स्लो कर देना चाहिए, वहाँ पे रुक के जी। उसे कुछ फीड करवाना चाहिए, कुछ खिलाना चाहिए। डॉग के लिए सबसे हेल्दी फूड कौन सा रहेगा? देखिए होममेड फूड सबसे हेल्दी फूड रहता है डॉग के लिए। जैसे राइस हो गया, कर्ड हो गया, फिर वेज डॉग फूड मिलता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं मिक्स करने में, और बटर मिल्क है। ये सारी चीज़ें हम हमारे शेल्टर होम पर भी बच्चों को यही खिलाते हैं। तो मेरा मानना यही है कि वेज डॉग फूड है वो सबसे हेल्दीएस्ट डॉग फूड है। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चों को नॉन वेज खिलाएंगे तो ही बच्चा ग्रो करेगा। तो आप वेज डॉग फूड से भी बच्चों को हेल्दी रख सकते हैं, जिसे हम घर का खाना कहते हैं। जैसे हम भी खुद अपने घरों में हमारे घर का खाना खाते तो हम हेल्दी रहते हैं, उसी तरह इन बच्चों को जितना आप कम प्रोसेस्ड फूड देंगे उतना ज़्यादा ये बच्चे हेल्दी लाइफ टाइम कर सकते हैं। लोग कहते हैं डॉग्स को मीठा नहीं खिलाना चाहिए, ऐसा हमने भी काफ़ी लोगों से सुना है, तो ये किस हद तक सच है? जी ये बिल्कुल सच है, क्योंकि डॉग की बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा पहले से ज़्यादा होती है, तो जिसके कारण आप उनको मीठा खाना खिलाएंगे तो उनके बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, उनको डायबिटीज़ हो जाएगा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो इन बच्चों को लग सकती है। तो आप मीठी चीज़ें इन बच्चों के लिए अवॉइड करिए। जैसे हमें हमारे लाइफ में भी शुगर अवॉइड करना चाहिए, वैसे इन बच्चों के लिए भी शुगर अवॉइड करना चाहिए। डॉग जो नॉनवेज खाते हैं तो वो उनका चॉइस होता है या फिर उन्हें मतलब नहीं खाना चाहिए? देखिए चॉइस की बात नहीं है, वो किस हैबिटेट में पल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसको थ्रू आउट बर्थ से लेके डेथ तक अगर आप उसको वेज खिला रहे हो तो वो वेज ही खाएगा, और अगर आप उसको बचपन से लेके एंड तक नॉनवेज खिला रहे हो तो नॉनवेज ही खाएगा। वो हमारे ऊपर है कि हमें उस बच्चे को कैसे खिलाना है,
और कैसे आगे जाके उसकी हैबिट बनानी है। डॉग के लिए कोई ऐसा डिफाइन वो नहीं है कि डॉग नॉन वेजिटेरियन है या फिर वेजिटेरियन है? नहीं, वैसे कोई डेफिनेशन नहीं है। जो वाइल्ड सेंचुरीज में या वाइल्ड लाइफ में रहते हैं वो शायद वेज नॉन वेज खा सकते हैं, क्योंकि उनके आसपास और कोई सोर्स नहीं है खाने के लिए। जैसे गाय घास खाती है वैसे ये बच्चे घास नहीं खा सकते, और जंगल एरिया में उनके पास दूसरा कोई सोर्स नहीं होता है। पर जो बच्चे सोशल है, हमारे साथ सोशली जुड़े हुए हैं, उनके पास ऑप्शन है कि वो वेज खाना खा सके। तो मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग वेज खाना खिलाइए, वो ज़्यादा बेटर है। कई सारे ब्रीड के डॉग्स हैं, हमारे इंडिया में भी हैं, बाहर भी हैं। तो जो हम डॉग्स अलग अलग देख रहे हैं, तो ब्रीड उनके क्लाइमेट के हिसाब से होता है या हम कोई भी ब्रीड का डॉग्स को कहीं भी ला सकते हैं? नहीं, क्लाइमेट के हिसाब से होता है। हमारे बीच में जैसे आपने साइबेरियन हस्की नाम सुना होगा ब्रीड का, वो ब्रीड है, वो साइबेरिया से ब्रीड वहाँ पर एज अ मैसेंजर डॉग यूज़ की जाती थी, या जो भी आइस में वो लोग ट्रैवल करते थे उसमें स्ली के साथ उसे बांधा जाता था और उसे ट्रैवल डॉग की तरह यूज़ किया जाता था। तो उसका फर कोट बहुत ज़्यादा रहता है, ग्रोथ उसका, जो कि हमारे इंडियन क्लाइमेट को सूट नहीं करता है। तो अभी लोग कैसे करते हैं, वो लोग टीवी में देखेंगे, कहीं कुछ देख लेंगे, तो बच्चों को यहाँ पर लेकर आता है, पर यहाँ के क्लाइमेट में वो लोग कोप अप नहीं कर पाते, इसलिए बच्चे बार बार बीमार होते हैं। तो हमें अगर कोई बच्चा कोई ब्रीड ला भी रहा है तो उसे हमारे इंडियन क्लाइमेट को सूट कर सके वैसी ब्रीड लेकर आनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ब्रीड डॉग्स लेकर आइए। हमारे आसपास इतने सुंदर अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्हें घर की ज़रूरत है, तो अब हम जैसे हम इंडियन हैं तो हम हमारे आसपास के बच्चों को इंडी ब्रीड को अडॉप्ट कर सकते हैं और उन्हें एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। और हमारे यहाँ के जो भी इंडी ब्रीड के डॉग्स हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कि ये स्ट्रीट डॉग्स है, जो कि ठीक नहीं है, ये बच्चे फॉरेन कंट्रीज़ में ब्रीड डॉग्स कहलाते हैं। और जो ब्रीड डॉग्स हम हमारे साथ पालते हैं वो फॉरेन में वहाँ के नेटिव स्ट्रीट डॉग्स कहलाते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किसी बच्चे की मदद करनी है, ज़िंदगी सुधारनी है, तो हम जिसे ज़रूरत है उसे अपनाएं और उन्हें एक अच्छा परिवार दें। अगर आपको ऐसा मौका दिया जाए कि डॉग्स के लिए कुछ बदलाव करना है, डॉग्स के लिए कुछ रूल्स में बदलाव करने हैं या सोसाइटी में बदलाव करना है, तो आप क्या करोगे अगर आपको पूरा पावर दिया जाए? सबसे पहले तो जो ये पेनल्टी का लॉ है, जो किसी भी क्रूअल्टी के बाद किसी के ऊपर लगता नहीं है, और सिर्फ 50 रुपये पेनल्टी होती है, और जो बच्चों को अब्यूज़ करते हैं, क्रूअल्टी करते हैं, वो सिर्फ 1-1.5 घंटे में छूट जाते हैं। तो मेरा मानना है कि मैं सबसे पहले ये लॉ बदलूँगी। तो शायद लॉ बदलने से ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आ सकते हैं, और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इन बच्चों की ज़िंदगी भी हम बेहतर कर सकते हैं। और मैं ये भी चाहूँगी कि हमारे जो कम्युनिटी डॉग्स है उसके लिए हर एक सोसाइटी के बाहर या सोसाइटी के अंदर, जैसे अगर आप मीटिंग करके उसे डिस्कस करके कर सकते हैं, पर ये चीज़ें कैसे, जैसे हम ऑटो फीडर बिठा सकते हैं, बच्चों के लिए पानी के बाउल्स रख सकते हैं, तो ये डिस्कशन करके हम हर एक प्रेमाइसेस के बाहर इन बच्चों के लिए रखेंगे, तो उन बच्चों की खाने के लिए जो भी कूड़ा कचरा ढूंढते हैं वो एक चीज़ है, वो हम सॉल्व कर पाएंगे। और मैं ये भी चाहूँगी कि हमारे आसपास के बच्चों का हम स्टरलाइजेशन भी करवाएं। और स्टरलाइजेशन करवाने का ये भी एक और फ़ायदा है जो कि हमें आम तौर पर पाया जाता है। अनस्टरलाइज्ड फीमेल देखते हैं तो इनमें कैंसर के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो अगर आप अपने कम्युनिटी डॉग्स को स्टरलाइज करवाते हैं तो उनको ओवेरियन कैंसर नहीं होगा, ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। ये सारी चीज़ों को हम प्रिकॉशन लेके हम इन्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। इंसानों के लिए हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी है, इंसानों का शेल्टर्स है, इंसानों के लिए हॉस्पिटल है, इंसानों के लिए एंटरटेनमेंट की जगह है, तो ऐसे डॉग्स के लिए भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, सारी चीज़ें तो नहीं, पर मैं चाहूँगी कि हॉस्पिटल और एक रिहैब होना चाहिए, प्रॉपर रिहैब, जहाँ पर कोई बच्चा बीमार है तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है तब तक उसे रखा जाए। और अगर ये चीज़ें गवर्नमेंटल स्केल पर नहीं भी हो सकती है तो मैं ये चाहूँगी कि मेरी तरह हमारे इंडिया में और बहुत सारे रेस्क्यूअर्स हैं जो कि मेरी तरह इन बच्चों की मदद करते हैं, अपने पर्सनल खर्चों को कट करके, ये सारी चीज़ें पर्सनली मैनेज करके, जो हम लोग अभी इस स्केल पर करते आ रहे हैं, तो उसे गवर्नमेंट उसके साथ टाई अप करके हमारी तरह जो भी लोग हैं उनको मौका दे, ताकि हम जो चीज़ें अपने दिलो जान से कर रहे हैं वो उनके साथ टाई अप करके एक बड़े स्केल पे कर सके। तो बच्चों का ध्यान भी रखा जाएगा, बच्चों को प्रॉपरली जो न्यूट्रिएंट्स फूड वगैरह है वो भी हम हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के दे सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है जगह की। तो हम जो स्मॉल स्केल पर कर रहे होते हैं, जो भी हमारी तरह इंडिविजुअल रेस्क्यूअर्स हैं, उनको जगह नहीं मिलती है। जैसे भी मैं कर रही हूँ, मेरी जगह रेंटल स्केल पर है,
तो हम लोग जगह ढूंढने जाते हैं तो वो लोग ऐसी चीज़ों के लिए या जानवरों के नोबल कॉज के लिए कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं यही चाहूँगी कि गवर्नमेंट थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखे और सोचे कि अगर वो लोग हमें मौका देंगे तो हम अपना 100% इन बच्चों के लिए दे सकते हैं। जो आपका एनिमल शेल्टर है, डॉग शेल्टर है, जी। उसमें कितने डॉग हैं और जो डॉग है उसमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव केस कौन सा है? जी, अभी हमारे शेल्टर होम पर 75 से 80 के बीच में बच्चे हैं और 20 बिल्लियाँ अलग से हैं और कई सारे बच्चे हैं। और ये रेशियो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे आसपास एक्सीडेंट केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब डेली के 10 से 12 एक्सीडेंटल केसेस मेरे अकेले के पास आते हैं, जिनमें से 5 से 6 बच्चे तो फुल बॉडी पैरालाइज होता है, जो कि ज़िंदगी भर चल नहीं सकते हैं। तो ऐसा एक केस हमारे पास थोड़े महीनों पहले आया था। वो बच्ची सड़क के किनारे सो रही थी और उसके आगे के दोनों हाथ पे से किसी ने गाड़ी चला दी और शायद 1.5 दिन तक बच्ची ऐसे कुचले हुए हाथों से आसपास के लोगों के पास मदद मांगती रही। सबने, किसी ने मदद नहीं की और एक नेक दिल इंसान ने हमें कांटेक्ट किया। हम लोग स्पॉट पर पहुंचे तो आगे के दोनों हाथ बच्ची के ख़त्म हो चुके थे। मतलब किसी भी तरह से हम उसको रिपेयरेबल नहीं था या हम कोई भी तरह से उसको अपने दोनों पैरों पे खड़ा नहीं कर सकते थे। तो हमें मजबूरन बच्ची के दोनों आगे के हाथ हमें एम्प्यूट करवाने पड़े और आज की तारीख में बच्ची के आगे के दोनों हाथ नहीं है, वो अपने पीछे के पैरों से उठ कर चलती है या सारी जो भी रेगुलर एक्टिविटीज़ है वो मैं खुद करवाती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सेंसिटिव केसेस हैं और मोस्ट प्रोबेबली मेरे पास क्रिटिकल केसेस ही आता है जो हमारे सूरत में कोई और रेस्क्यू करना नहीं चाहता है, वैसे बच्चों को मैं रखती हूँ। मेरे पास 80% बच्चे ऐसे हैं जो कि पैरालाइज है, जो अपने आप सुसु पॉटी नहीं कर सकते, डेली लाइफ एक्टिविटीज़ अपने आप नहीं कर सकते हैं। 2-3 बार दिन में उनको मुझे यूरिन पास करवाना होता है, खाना खिलाना होता है, ये सारी चीज़ें मेरी मदद के बिना वो लोग नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम हमारे शेल्टर होम पर रख रहे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि आज, मैं ज़िंदगी भर तक, जब तक मैं हूँ तब तक मैं ऐसे बच्चों को हमेशा रेस्क्यू करती रहूँगी, चाहे कोई संस्था करे, चाहे कोई इंसान करे नहीं करे, पर ऐसे बच्चों के लिए मेरे शेल्टर होम का दरवाज़ा हमेशा खुला रहेगा। डॉग आपके पास लॉन्ग टाइम से हो और उस डॉग की कुछ एक ऐसी कहानी हो, जो मेमोरी हो, जो आपको काफ़ी मतलब टची लगी और आप उससे कनेक्ट हो गए? मेरे पास सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया, मैं जनरली बच्चों को रेस्क्यू ही करती हूँ। तो एक गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड का बच्चा आया था, वो बहुत बूढ़ा था, मेरे हिसाब से 7-8 साल का तो हो गई, और उसको किसी ने हाईवे पर छोड़ दिया था, इस कारण कि बच्चे को पीछे के पैर में कीड़े पड़ चुके थे और जिसने भी इसे रखा होगा उनको ऐसे लगा कि अब तो ये गंदा हो चुका है, हम इसकी ट्रीटमेंट क्यों करें, या सोच रहे होंगे कि हम लोग इसकी ट्रीटमेंट कर ही नहीं पाते। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए उन्होंने इस बच्चे को सड़क पर छोड़ दिया। हमने रैंडमली, हम लोग हमारे फीडिंग ड्राइव पर जा रहे थे, तब मैं इतना ज़्यादा रेस्क्यू नहीं करती थी, इनिशियल स्टेज पे रेस्क्यू करती थी। तो तब वो बच्चा हमें मिला, उसके पीछे के पैर पूरी तरह से सड़ चुके थे, मैगेट्स पड़ गए थे, बच्चा एकदम से बेहोशी की हालत में था। हम उस बच्चे को हमारे साथ लेकर आए, हमने उसको घर पे रखा। इवन मैंने उसके पैम्पलेट्स छपवाए कि शायद किसी के घर से गलती से भाग गया हो। ऐसा भी अक्सर होता है कि घरों से अगर आप गेट खुला छोड़ दो या ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि बच्चे घर से भाग जाते हैं और वापस आने का रास्ता उन्हें नहीं मिलता है। तो मैंने उस बच्चे के न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ दी, मैंने पैम्पलेट्स छपवाए, पर 6 महीने तक बच्चा पूरी तरह से ठीक हो गया, पर कोई उसे ढूंढने नहीं आया। फिर धीरे धीरे मेरा उस बच्चे के लिए एक कनेक्शन बनता गया। उसका नाम लियो है और करीबन 3 या 4 साल तक उस बच्चे को मैंने रखा। फिर अचानक से एक दिन उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर गई। वॉमिटिंग शुरू हो गई, तब इनिशियल स्टेज पर डॉक्टर को पता नहीं चला कि इसे दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा इसको अल्सर है, तो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाइए, उसके बाद 10-15 दिन में रेगुलर चेकअप से ठीक हो जाएगा। और सारी दवाई वगैरह दी मैंने। तो 10-15 दिन के बाद उसको थोड़ा नॉर्मली चेंजेस भी आ गए, उसको थोड़ा थोड़ा रिकवरी भी होने लगी। फिर ऑल ऑफ ए सडन 1 वीक के बाद उसको खून की उल्टियाँ होने लगी। तो हमने यहाँ नंदिनी में चेकअप करवाया। फिर उसके बाद हम लोग उसको नवसारी लेकर गए, वहाँ पर बड़े स्केल पर चेकअप करवाए, तब भी कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे लियो की हेल्थ डिटोरिएट होने लगी, मतलब उसने खाना कम कर दिया था, ज़बरदस्ती मुझे उसको खाना खिलाना पड़ रहा था। फिर वापस मैं हॉस्पिटल लेकर आई और हमने एक प्राइवेट क्लिनिक में उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तब जाके डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप, मतलब आपके घर से जो भी लोग हैं उनको बुला कर आइए। तो मैं मेरे घर से उनको बुला कर आई, तो डॉक्टर ने कहा इसको लास्ट स्टेज ओरल कैंसर है
शायद 10-15 दिन वो सर्वाइव कर। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जब हम किसी से इमोशनली अटैच होते हैं तो हमें उस मोमेंट को याद करके काफ़ी तकलीफ़ होता है, चाहे इंसान हो या जानवर हो। जो हमारे करीब होता है तो कहीं ना कहीं हम उससे उस तरह कनेक्ट हो जाते हैं। मैंने करीबन 15-20 दिन तक उसके सारे हॉस्पिटल के चेकअप करवाए, टेस्ट करवाए, और डॉक्टर ने बोला कि कोई चांसेस नहीं है क्योंकि उसको थ्रोट कैंसर था, तो हम लोग उसको ऑपरेट नहीं कर पाते। तो उसका जो आखिरी टाइम था 1-1.5 महीने का, वो मैं बहुत ज़्यादा उससे कनेक्टेड थी। वो मेरे साथ ही रहता था, मेरे रूम में रहता था, इवन वो मेरे साथ मेरे बेड पे सोता था। तो मैंने उसकी जो भी उसकी बेडिंग थी वो मैंने नीचे की थी, और मैं उसके पास नीचे ज़मीन पर सोती थी ताकि उसको ऐसा नहीं लगे कि उसके आखिरी टाइम पे उसके पास जिस ओनर ने उसको पाला है वो नहीं है। मैंने मेरा 1000% दिया, पर उसके जाने के बाद मुझे ऐसे लगा कि लोगों के मन में इन बच्चों के लिए जो एक होना चाहिए प्यार, लगाव, वो नहीं है। तो मैंने तब ये सोचा कि अगर ब्रीड डॉग्स की ये हालत है तो हमारे आसपास जो बच्चे सड़क पर घूमते हैं, जिनका घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, कोई अगर वो बच्चा सड़क के किनारे मर रहा है तो कोई उसको उठाकर साइड तक नहीं रखेगा, तो ऐसे बच्चों के लिए तो कोई नहीं आगे आएगा। अगर किसी ने इन बच्चों को अपने घर में 5 साल रखा है, वैसे बच्चे के लिए अगर कोई आगे नहीं आ रहा है तो सड़क पर घूम रहे बच्चों के लिए तो कौन आगे आएगा। तो लियो के जाने के बाद से मैं एक बहुत ही अलग तरीके से इन बच्चों से कनेक्ट हो गई, और मैंने सोचा कि चाहे कुछ हो जाए मैं ये चीज़ आगे तक लेकर जाऊंगी। मैं शेल्टर होम करूंगी, और जिस किसी बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, जिस किसी बच्चे को रिहैब की ज़रूरत होगी, वो चाहे लाइफ टाइम हो, चाहे 1 साल के लिए हो, चाहे 1 दिन के लिए हो, पर मैं ये चीज़ कभी भी बंद नहीं करूंगी, और मैं हमेशा इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगी। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तरह और लोग इस चीज़ में जुड़े और हम साथ मिलकर आगे बढ़े, ताकि हमारे कम्युनिटी डॉग्स या कम्युनिटी एनिमल्स है उनको एक मदद मिल सके। काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और कहते हैं इतनी यंग एज में, खासकर आपका जो अभी एज है 26 की एज में, आप डॉग्स के लिए इतना काम, इतना समय निकाल पा रहे हो। और ये एक जिम्मेदारी का काम है कि आप पूरे दिन शेल्टर में वहाँ रहना, इतने सारे डॉग्स की केयर करना। लोग एक डॉग को उम्र होने के बाद या कोई बीमारी होने के बाद बाहर छोड़ देते हैं, और आप उन सारे डॉग्स को वहाँ रख रहे हो, उनका ट्रीटमेंट, उनका सब कुछ मैनेज करना। क्योंकि हमारे लिए तो ऐसे काफ़ी हॉस्पिटल्स होते हैं इंसान के लिए, गवर्नमेंट भी होते हैं, बहुत चीज़ होते हैं, वो बोल भी पाता है, खुद से कुछ कर भी लेता है, लेकिन ये बेचारे बेजुबान कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, और उनका आप ये सारा चीज़ केयर कर रहे हो। तो ये एक बहुत ही नेक काम है और बहुत ही बड़ा काम है। तो मैं इसमें जानना चाहूँगा कि अभी आप अपने स्टडी में क्या कर रहे हो, और मतलब कैसे आपने आगे क्या सोचा है अपने भविष्य के बारे में? आपसे बात करूं तो मैं MBBS करना चाहती थी। मैंने ऐसे सोचा था कि मैं MBBS करके इंसानों की मदद करूंगी, मैं कैंप वगैरह करूंगी, जिस इंसानों को मदद की ज़रूरत है मैं उनके लिए कुछ करूंगी। पर जब से मैं इन बच्चों से जुड़ी हूं तो मैंने मेरी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दी, मेरा अच्छा स्कोरिंग भी हुआ था, इवन मुझे सेमी गवर्नमेंट तक के कॉलेजेस में एडमिशन भी मिल रहा था। पर मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी जस्ट बिकॉज मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना है। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं इन बच्चों के लिए ही अपनी लाइफ दूंगी आगे भी, और अगर इन बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ तो यही चीज़ में मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। और हमेशा मेरा यही एक मोटिव रहा है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ करूँ जिसमें मेरे द्वारा उनको कुछ प्रॉफिट हो सके। मुझे ये सारी चीज़ों में कुछ लेना नहीं है। मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगी, मैं निस्वार्थ भाव से इन बच्चों के लिए सेवा करना चाहती हूँ। स्टडी में मैंने ये सोचा है कि मैं अब एनिमल डॉक्टर के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। तो ये चीज़ भी मेरा सोचने का ये कारण है कि जब कभी देखिए बेसिकली अभी तो मैं सारे बच्चों को एक शेल्टर में रख रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन लोगों की बेसिक ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। पर जब बात आती है सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की, तो ये सारी चीज़ें हम एक प्रोफेशनल के बिना नहीं कर सकते। जैसे कोई सर्जरी करनी है, कोई क्रिटिकल चीज़ है जो कि बिना डॉक्टर की प्रेजेंस के हम नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ों के लिए हमें कंपलसरी एक प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। तो मेरा ये मानना है कि कई बार जैसे हम इंसानों के लिए 24 घंटे हॉस्पिटल खुले रहते हैं, वैसे इन बच्चों के लिए नहीं रहते। उनका एक परफेक्ट टाइमिंग रहता है, जैसे सुबह में 4 घंटे और दोपहर के बाद शाम के 3-4 घंटे। तो कई बार क्या होता है, जो बच्चों को मैं सालों तक पालती हूँ, रेस्क्यू करती हूँ, उनको जब मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तब कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसे बच्चों को मैं अपने हाथों में मैं मरता हुआ देखती हूँ, अपनी आखिरी सांसें लेते हुए देखती हूँ।
तो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है और एक लाचारी महसूस होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ इसमें। तो बस यही चीज़ सोच के मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं आगे अगर वेटरनेरियन का प्रोफ़ेशन चूज़ करती हूँ तो रात को शायद 12 बजे किसी बच्चे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी या कभी कोई इमरजेंसी क्रिटिकल सर्जरी होगी, तो वो चीज़ मैं खुद से कर सकती हूँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे बिना। तो यही मेरा एक मोटिव है। अगर भगवान करे कुछ आप सभी का सपोर्ट रहा और मैं इसी तरह आगे बढ़ती रही तो मैं इन बच्चों के लिए ज़रूर एक ना एक दिन अच्छा हॉस्पिटल बनाऊंगी और सारे जितने भी हमारे इंडियन डॉग्स हैं और जो भी हमारे कम्युनिटी डॉग्स हैं मैं उनका फ्री में इलाज करना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी अच्छी सोच रखी है कि हर कोई जी। अपने लिए सोचता है कि मैं इंसानों का डॉक्टर बनूं, अच्छा पैसा कमाऊं, अच्छी ज़िंदगी जीऊं, लेकिन आपने उस कैरियर को छोड़ के और एक तरफ ये सोच रहे कि मैं इनके डॉक्टर, जबकि हम जानते हैं कि एनिमल डॉक्टर में कोई स्कोप नहीं है, लोग जी। उनको डॉक्टर की तरह गिनते भी नहीं है कि ये कोई जी। डॉक्टर भी नहीं है, फिर भी आप उस जगह पे करना चाहते हो, तो ये एक आपका एनिमल के प्रति प्यार को, एनिमल के प्रति लगाव को दर्शाता है और ये चीज़ सीखने जैसी है लोगों को। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपने ये डिसीजन तो लिया, लेकिन इस डिसीजन में आपके परिवार से आपको कितना सपोर्ट मिला और इन काम में आपको परिवार से किस तरह का सपोर्ट मिलता है? देखिए एट प्रेजेंट तो मैं जो भी काम कर रही हूँ वो अपने आप अकेले कर रही हूँ, परिवार का कोई सपोर्ट नहीं है। मेरा जो भी परिवार है वो ये जो सोशल मीडिया के थ्रू मैं आप सब लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ या जो भी मेरे आसपास के लोग हैं जो इन बच्चों के लिए मेरी मदद करते हैं, फ़िलहाल तो वही मेरा एक परिवार है जो मुझे हेल्प करता है। बाकी मेरे खुद के परिवार से ज़्यादा कोई लोग नहीं है जो मुझे सपोर्ट करते हैं। इवन मैं ये जो सारी चीज़ें कर रही हूँ वो अकेले कर रही हूँ, सारा कुछ है, चाहे बच्चों का ट्रीटमेंट है, चाहे बच्चों का फूड एक्सपेंस है, जो भी सारी चीज़ें हैं मैं इंडिविजुअली इन बच्चों का जो भी सारा खर्चा है एक्सपेंस उठाने के लिए मैं अलग से जॉब करती हूँ और वो एक्सपेंस से मैं इन बच्चों का सारा खर्चा उठाती हूँ। जॉब के साथ साथ शेल्टर भी चला रहे हैं, जी। जी। तो आपके साथ और भी आपकी कोई टीम है या फिर आप ये सब चीज़ अकेले कर पा रहे हो? मैं अकेले कर रही हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। तो आगे जैसे है कि ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, आपके पास केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं लोग एनिमल से, तो आपने इसके बारे में क्या सोचा है? कैसे आप इस टीम बढ़ाओगे और क्या आपका मैनेजमेंट है डॉग्स को लेके आगे? देखिए मेरा मानना है कि मैं इस चीज़ को एक्सपेंड करना चाहूँगी और जैसे मैं करती हूँ उसी उसी उतने ही दिल से, उतनी ही शिद्दत से अगर कोई करना चाहता है या हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो मैं हमेशा उनको वेलकम कहूँगी। आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि जितने लोग जुड़ेंगे उतना कम है। जिस हिसाब से हमारे आसपास के बच्चे सफ़र कर रहे हैं या उन्हें ज़रूरत है मदद की, तो उस हिसाब से जितने लोग जुड़े तो मैं उन सबको कहूँगी आप सब लोगों का मोस्ट वेलकम है, आप कभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम एक बड़ा एरिया कवर कर पाएंगे। जैसे मैं अभी छोटे स्केल पे सूरत बेस्ड या सूरत के आसपास के बच्चों को रेस्क्यू करती हूँ, तो अगर सूरत के बाहर से लोग हमारे पास जुड़ रहे हैं तो वो लोग अपने शहर से रेस्क्यू कर सकते हैं, वो उन्हें हमारे पास लेकर आ सकते हैं, अपने गाँव से रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंड होगी एक लेवल पर तो बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल पाएगी। त्रिशा, आपने ये एनिमल रेस्क्यू का काम चुना और काफ़ी टाइम से कर रहे हो, तो कहते हैं कि किसी भी काम में, चाहे बिजनेस हो या घर हो या कोई भी चीज़ हो, हर समय एक जैसा नहीं होता है। तो कभी कोई ऐसा समय आए जब आपको लगा कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या कभी कोई ऐसे नेगेटिव थॉट, और उससे आपने कैसे ओवरकम किया? देखिए मैं ये जो सेवा कर रही हूँ इन बच्चों के लिए, तो मुझे कभी ऐसा तो थॉट नहीं आया कि मुझे ये नहीं करना है। हाँ, शायद कभी ऐसे लगा होगा कि बहुत ज़्यादा मैं अपना 100% दे रही हूँ पर सामने रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसका भी यही एक कारण होगा कि मैं बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, पर कई बार क्या होता है वो बच्चे सर्वाइव नहीं करते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि मैं मेरा 100% दे रही हूँ पर फिर भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। पर मैं ये चीज़ हमेशा मुझे हिम्मत मिलती है, प्रेरणा मिलती है इन बच्चों से, क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करके लेकर आती हूँ। किसी की एक आँख नहीं है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी का एक्सीडेंट की वजह से विज़न नहीं है। एक बच्ची मेरे पास हमारे शेल्टर होम पर है, वो बच्ची पूरी तरह से ब्लाइंड है, बच्ची के मुँह में दाँत नहीं है और वो पूरे शरीर से पैरालाइज़ है। उसका नाम एमी है। मुझे मेरे लाइफ़ में सबसे ज़्यादा कनेक्टेड और सबसे ज़्यादा हिम्मत उसी से मिलती है कि वो इतना कुछ सफ़र कर रही है, पर फिर भी उसमें जो एक जीने की चाह है, जो एक हिम्मत है, तो मैं इन बच्चों को देखती हूँ ना, तो मैं कभी भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मुझे बस नहीं करना है या मुझसे नहीं होगा। ये बच्चे मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत देते हैं ना कि मैं इनको देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, बस अगर ये बच्चे इतना कुछ सफ़र करके खड़े हैं इस जंग के मैदान में, तो मुझे तो इतना कुछ करना भी नहीं है। मुझे बस इन बच्चों को ठीक करना है और मुझे इनके साथ रहना है।
तो मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना है। जब आपने एक काम की शुरुआत की थी तो हर चीज़ का एक शुरुआत होता है, और अब के वक्त में दोनों में क्या फ़र्क है? मैं ऐसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हूँ इसी एक सोच से कि अगर मैं ये जो काम कर रही हूँ वो लोग देखेंगे तो शायद कुछ सीखेंगे, और नो डाउट सीख रहे हैं लोग, पर जिस हिसाब से सीखना चाहिए उस हिसाब से नहीं सीख रहे। उस टाइम के समय में और अभी के समय में ये एक कॉमन चीज़ है कि लोग अभी भी इन बच्चों को अपने सराउंडिंग में एक्सेप्ट नहीं करते, और ये चीज़ थ्रू आउट मैंने सालों साल देखी है। अगर आप कहीं पर फीड कर रहे हो, कहीं पर किसी बच्चे की ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले उनका जवाब यही होगा कि इसको यहाँ से लेकर जाओ। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आप इतना हमसे सीखें कि उस बच्चे का भी उतना ही हक है जितना हमारा हक है। तो आप एक को एग्जिस्टेंस का कंसेप्ट अगर आप सीखेंगे तो ये चीज़ आगे जाके चेंज लेकर आ सकती है। और हाँ, इतना है कि हमारी अभी नई अपकमिंग जनरेशन है, वो थोड़ा सीख रही है इन बच्चों के साथ रहना। कई बच्चे ऐसे अभी हमारी जनरेशन के हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं छोटे स्केल पर, जैसे कभी कभार रेस्क्यू करना है, तो वो चीज़ है, वो बदलाव आया है। बाकी पुरानी जनरेशन के लोगों को ये सेवा वाली चीज़ों में समझ नहीं आ रहा है, पर अभी की जनरेशन है वो हमारे साथ जुड़ रही है, और मैं ये चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि अभी की जनरेशन समझ रही है, सीख रही है। तो शायद आगे के 10 साल में ये लोग एक लेवल पर जाके हमारे साथ जुड़ेंगे कि हम सारे बच्चों की हेल्प कर पाएँ। समाज का कुछ भाग डॉग के हाइजीन के ऊपर सवाल उठाता है कि डॉग को साथ में रखना हाइजीनिक है कि नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाइजीन की हम बात करें तो एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे आसपास की सराउंडिंग भी काफ़ी सारी ऐसी होती है जो मोस्ट ऑफ द टाइम हाइजीनिक नहीं रहती है। हमारे भी आसपास, जैसे हम हमारे घर तक की सफाई सीमित रखते हैं कि हमारा घर साफ़ है, सब कुछ साफ़ है, बाहर चाहे कितना भी कचरा हो। तो ये चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी, कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं कि कुत्ते हमारे घर के बाहर रहेंगे तो गंदगी फैलेगी, पर उसी के कंपैरिजन में उनके घर के बाहर कूड़े का पूरा डस्टबिन भरा होगा या कूड़े का पूरा पहाड़ पड़ा होगा, पर उनको वो हाइजीनिक लगेगा। पर अगर आप बच्चों को खाना खिला रहे हो, बच्चे वहाँ रह रहे हैं, तो वो अनहाइजीनिक है। तो मेरा ये मानना है कि ये हमारी भी उतनी ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी एनिमल्स की है, कि आसपास का सराउंडिंग हाइजीन रखना वो हमारा काम है। अगर कभी कहीं कुछ गंदगी है तो देखिए, जानवरों में उतना दिमाग नहीं है कि वो सफाई रख पाए। तो इंसान होने के नाते ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आसपास की सराउंडिंग में सफाई रखें। और अभी आप देखेंगे तो रीसेंट एक फॉरेन यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था, जिसमें मैंने अभी अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा है कहीं पर। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप आपके घर पे पेट रखते हैं तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और जिनके घरों में पेट है, उन ह्यूमन बीइंग्स के इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस है। जैसे जो लोग अपने घरों में पेट रखते हैं उनकी इम्यूनिटी नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो दूसरे स्पीशीज़ के कांटेक्ट में है। तो और एक और स्टडी है जिसमें ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप मेंटली कोई भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, या आपको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप एक पेट रखें अपने घर पे। तो वो आपके बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है, खुशी के हार्मोन जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, वो रिलीज़ करता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में हम खुश रह सकते हैं और एक हमें लाइफ टाइम कंपेनियन मिलेगा। हमारे इंडिया में उतना लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, पर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ पर ऐसे थेरेपी डॉग्स असाइन किए जाते हैं जो कि मेंटली अनस्टेबल लोगों को, स्पेशली एबल्ड इंसानों को, जैसे कोई इंसान ब्लाइंड है तो उसको सारी रेगुलर एक्टिविटीज़ में डॉग्स हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये कंसेप्ट शायद हमारी कंट्री में नहीं आया है, पर मैं चाहूँगी कि लोग इसे अमल में लाए और इसे एक्सेप्ट करें। तो ये बच्चे भी हम यूज़फुल है। जो लोग बोलते हैं कि कुत्ते हमारे कुछ किसी काम के नहीं हैं, तो ये हमारे ऊपर है कि हमारा नज़रिया कैसा है और हम उन बच्चों को हमारे साथ डेली लाइफ में कैसे रख सकते हैं। तो आप कुछ एक मैसेज देना चाहो सोसाइटी को, कुछ एक अपने एंड से बताना चाहो यूथ को, तो वो आप शेयर कर सकते हो। मैसेज तो यही है कि अपने आसपास के बच्चों का आप ख्याल रखिए। आप जैसे जितने एफर्ट लगाएंगे उतना वो बच्चा कम सफ़र करेगा। और मेरा यही मानना है कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान होने के नाते आपको इन बच्चों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, महाभारत में पांडवों के साथ स्वर्ग में जाने वाला कोई इंसान नहीं था बल्कि एक कुत्ता था। हमारे पुराणों में भी कहा गया है कि हमेशा जानवरों को भी अपने साथ रखकर चलिए,
उनका भी उतना ख्याल रखिए जितना आप खुद का रखते हैं। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर हमारे पुरातनों में भी इस तरह का मैसेज दिया गया है तो उसका कोई कारण होगा। आप इस चीज़ को एक बार अपनी रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में लाकर देखिए, आपको ज़रूर पता चलेगा आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ रहे हैं। और जब कभी आप किसी बच्चे की मदद करोगे तो जो एक सुकून मिलता है ना, वो आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। आप घर से निकलोगे, चाहे 2 बिस्किट लेके निकलोगे, आप उस बच्चे को खिलाओगे, तो वो जो शांति है ना, वो आप किसी पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल। वो आपको अंदर दिल से आएगी। और मैं यही चाहूँगी कि हमारे आसपास का हर एक इंसान इस चीज़ को सीखे और एक बार ज़रूर करके देखे, और अपनी लाइफ में ये एक पॉजिटिविटी आएगी। और आप जो एक ऑरा फील करोगे ना, मैं आपको बोल सकती हूँ, वो चीज़ आप कहीं पर नहीं फील कर पाओगे। वो दुनिया की सबसे बेस्ट थेरेपी है जो आपको किसी ज़रूरतमंद को मदद करने से मिलती है। उससे अच्छी कोई चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं। मेरा एक रेस्क्यू भी रहा था डॉग्स को जी। लेके कि मैं ऐसे फ़ोन पे बात कर रहा था अपने शेल्टर होम के आगे, जी। तो मैंने देखा कि कोई इंसान जो है कुछ सामान वहाँ पे डस्टबिन में फेंक गया। तो मेरा उस पे ध्यान गया, वहाँ के आसपास भी लोग भी थे, तो मुझे लगा कि कुछ होगा इसके अंदर। लेकिन जब लोगों ने देखा तो उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा था, तो मैं इंसान से ज़्यादा कनेक्टेड था, तो मेरे दिमाग में आया कि कोई बच्चा होगा या क्या होगा उसके अंदर। तो मैं तुरंत उस डस्टबिन में घुसा और उसको निकाला बाहर। जब मैंने निकाला तो उसके अंदर डॉग था और डॉग के सर पे पूरा जख्म था। तो उसको निकालने में मुझे ख्याल आया कि नहीं, इसे ऐसे कैसे छोड़ूं। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया जो डॉग के डॉक्टर है, फिर उनको बुलाया, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाया। 4 दिन तक उसका ट्रीटमेंट चला और वो डॉग कम्प्लीटली ठीक हो गया। फिर वो हमेशा उस शेल्टर के आसपास ही रहता था और वहाँ पे उसने उस प्लेस को नहीं छोड़ा और काफ़ी खुश रहता था वहाँ पे। उसे देख के भी हमें भी अच्छा लगता था कि नहीं, चलो हमारे माध्यम से किसी का कुछ अच्छा हो पाया। जी बिल्कुल, यही मेरा कहना है कि आप किसी की मदद करेंगे तो वो जो चीज़ आप फ़ील करोगे ना, वो आपको पूरी दुनिया में कहीं पर फ़ील नहीं होगी। और यही चीज़ है कि देखिए, ये बच्चे भी बेचारा, गुजराती में ऐसे बोलते हैं कि अबोल जीव છે, અબોલ જીવની તમે મદદ કરો તો ઉપરવાળો સૌથી વધારે પ્રસન્ન થશે, ऐसा कहा जाता है हमारे गुजराती में। तो मैं यही चाहूँगी कि देखिए, उनके पास अपने दुख दर्द बोलने के लिए ज़बान नहीं है। वो बेचारे अपनी सिचुएशन किसको बताएंगे। तो हम थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं कि हम उनको समझें। देखिए, वो ज़्यादा कुछ हमसे मांगते नहीं है, कोई हमारी प्रॉपर्टी लूटने नहीं वाले वो, या हमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई हर रोज़ तू मुझे इतने पैसे दे दे, इतना कुछ कर ले। वो सिर्फ हमसे 2 वक्त का खाना मांगते हैं, 2 वक्त का खाना और थोड़ी सी हमारे घर के बाहर सोने के लिए जगह। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, इतना अगर आप करेंगे तो भी इन बच्चों की लाइफ बहुत हद तक सुधर सकती है। एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि चलो कुछ लोग हैं जो मतलब डॉग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे आ रहे हैं। काफ़ी मैं देखता हूँ काफ़ी पेजेस हैं सोशल मीडिया पे जी। जो डॉग्स को लेके काम कर रही है। लेकिन दूसरे एंड पे कुछ लोग हैं जो उसमें कमियां निकाल रहे हैं जी। कि ये पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, इनको शो ऑफ करना है, इनको तो दिखाना है सिर्फ। तो वैसे कोई आपको कोई टोंट मारने वाला मिला, किसी ने आपको परेशान किया कि नहीं ये तो हमें बहुत डिप्रेस कर रहा है, नेगेटिव थॉट में डाल रहा है? अच्छे काम के सपोर्ट करने वाले लोग शुरुआत में कम होते हैं और पीठ पीछे बोलने वाले या साइड में बोलने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। पर मेरा यही कहना है कि आप अपने काम पे फोकस करो। अगर आप अच्छा काम लेकर चल रहे हो तो आप उसी काम पर फोकस करो। क्या पता जो आपके पीछे बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं, वो एक दिन आएगा कि वो बदल कर आपके सामने अच्छा बोलेंगे। बिल्कुल। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप अपना काम करो, चाहे किसी को कोई कमेंट करनी हो नहीं करनी हो, वो उनका ओपिनियन है, वो उनके पास रहे। आप अपने काम पर फोकस करो। आपको बस आपका लक्ष्य मन में रखना है कि मुझे ये काम करना है और हम ये काम करते रहेंगे। जी। हमें आसपास के सराउंडिंग के कमेंट से फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उस मोमेंट पे, उस सिचुएशन में हम डील कर रहे हैं। लोग खाली घर में बैठ के कमेंट करके हट जाएंगे। उस सिचुएशन में वो बच्चे की सिचुएशन क्या थी, उसको क्या मेडिकल प्रॉब्लम थी, उसको हम कैसे लेकर गए से लेकर हम कैसे लेकर आए और अभी उसकी कैसे सिचुएशन है, वो चीज़ें सिर्फ जो हम कर रहे हैं उसी ने फेस करना है और उसी को देखना है। तो किसी के कमेंट करने से हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमने हमारे कितने एफ़र्ट लगाए और आगे जाकर कितने एफ़र्ट लगाएंगे। एक लोग कहते हैं कि चलो नेकी कर दरिया में डाल, एक हाथ से करो दूसरे हाथ से भूल जाएं। तो अभी के टाइम पे जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि लोग सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, तो ये आपके अकॉर्डिंग किस हद तक सही है और कैसे लोगों को अपनी थॉट बदलनी चाहिए टाइम के साथ? देखिए, मेरे हिसाब से तो दिखाना चाहिए, क्योंकि लोग, हम कैसे कोई बच्चे का रेस्क्यू कर रहे हैं, तो मैं पर्सनली इस चीज़ को दिखावे की तरह नहीं देखती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि शायद
मेरा वीडियो 100 लोग देख रहे हैं या 1000 लोग देख रहे हैं, उसमें से अगर एक जन को भी मेरा वीडियो देख के ऐसा लगा कि भाई अगर ये लड़की हेल्प कर रही है अकेले अपने हाथ से सारे पूरे एंड तक हेल्प कर रही है, तो हम आसपास के 2-3 लोग मिलकर एक बच्चे की हेल्प तो कर ही सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप रख रहे हैं सोशल मीडिया पर। अगर आप काम नहीं कर रहे और आप कुछ फेक बना कर रख रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर रखिए, चाहे किसी को कुछ फ़र्क पड़ रहा है, सोच बदले नहीं बदले, मेरे हिसाब से सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करवाएंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि चीज़ें कैसे काम करती है और इस चीज़ों में कितने एफर्ट्स लगते हैं। ये चीज़ें हम किसी की तारीफ़ के लिए हम नहीं कर रहे कि मतलब मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है, आप इसकी तारीफ़ करो, आप इसको 10 लोगों में बात करो। पर मैं पर्सनली ये चीज़ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे देखकर सिर्फ अगर 2000 में से 2 लोग भी सीखेंगे ना, तो मुझे लगेगा कि मेरा काम है वो ठीक प्लेटफॉर्म पर है और ठीक माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। संसार इतना बड़ा है, खासकर अगर इंडिया भी देखे तो इतना बड़ा है, तो उसमें एक छोटा सा स्टेट है गुजरात, उसके अंदर एक छोटा सा सिटी है सूरत, जी, जहाँ पे आप रेस्क्यू कर पा रहे हो। तो हम इस विचार को पूरे इंडिया तक पहुँचा सकते हैं कि जो युवा हैं एटलीस्ट देखें कि नहीं, एक लड़की है जो कि सारी चीज़ों के साथ, अपने स्टडी के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस काम को कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और अगर उससे 2-4 लोग भी ये सीख के अपनी जगह पे, अपने आसपास ही ऐसे डॉग्स के, ऐसे लोगों की मदद करें, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे तृषा पहुँच रही है और उस काम को कर पा रही है। तो बहुत अच्छी सोच है आपकी और आपके काम के लिए ऑल द बेस्ट। खासकर ये बहुत हिम्मत का काम है और भगवान हमेशा आपको इसी तरह हिम्मत देता रहे और आप कहीं पे भी रुके नहीं, और हमारी पब्लिक आपको उतना ही प्यार देगी, उतना ही सपोर्ट देगी। जो भी एक चैलेंजेस होते हैं, आज हमने पॉडकास्ट में ज़्यादातर हम पॉजिटिव बात की है कि कैसे सारी सॉल्यूशन पे, लेकिन दोस्तों मैं भी एज ए सोशल वर्कर बात कहना चाहूँगा कि एक पर्सन जब सोसाइटी के लिए काम करता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, तो उसे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और उस तकलीफ़ से वो अकेला ही बाहर आता है। और जब हम तकलीफ़ में होते हैं, जब हमें सारी चीज़ें की हम तैयारी कर रहे होते हैं, जब हम संघर्ष का दौर होता है, तो हम काफ़ी अकेले होते हैं। लेकिन जब हम किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो उसे अप्रिशिएट करने वाले लोग भी मिलते हैं और हमें भी संतोष मिलता है कि हमने ये किया है। तो घबराना नहीं चाहिए, मेहनत करते रहिए, एक दौर आएगा आपका भी, और ख़ासकर सेटिस्फेक्शन दौर तो आज भी आपका है, क्योंकि हेल्प करने वाला अगर एक आदमी की भी हेल्प करता है तो उसे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जितना वो 1000 आदमी करे। तो हमें, हमारी एज अ सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस इंसान के अंदर ये पोटेंशियल है, जो 1 की हेल्प कर रहा है, 10 की हेल्प कर रहा है, तो उसे हम इस काबिल बनाए कि वो हज़ारों और लाखों की हेल्प कर सके। चलिए, थैंक यू, काफ़ी अच्छा रहा आज का ये सेशन और आप रियल में एक हीरो हो, तभी आज हमारी शो द रियल हीरो का टैग आपको मिला है और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और आशा करते हैं कि आपके जैसे काफ़ी युवा आगे आएँ जिन्हें हम इस जगह पे लाके और उनकी जर्नी जान सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी का। और मैं आप सब लोगों से सिर्फ यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि को एग्जिस्टेंस में बिलीव करिए, अपने आसपास के बच्चों की मदद करिए। आपकी छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। और अगर आप मदद नहीं भी कर सकते हैं तो हमारी तरह जो भी अपने बच्चों की मदद करते हैं उन्हें कांटेक्ट करिए। आपकी छोटी सी एक मदद है या छोटी सी कोई भी एक्शन है, वो एक बच्चे को नई ज़िंदगी दे सकती है। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। कहते हैं अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन असली हीरो वो है जो अपने आप को दूर रख के दुनिया के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। तो हमारा इस शो को चालू करने का भी एक उद्देश्य है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि न किसी प्रसिद्धि के लिए, न किसी चीज़ के लिए, और अपने समय में से, हर इंसान के पास 24 घंटे का समय होता है और उस 24 घंटे में से वो समाज के लिए टाइम निकाल रहा है। कहते हैं अपने लिए करना, अपने शरीर के लिए करना, अपने माँ बाप के लिए करना, अपने बच्चों के लिए करना, ये एक हमारी जिम्मेदारी है जो हमें सिखाया जाता है। लेकिन इन सब के साथ साथ हम निकल के समाज के ऐसे भाग के लिए काम करते हैं, प्लांट्स के लिए काम करते हैं, ऐसे इंसानों के लिए काम करते हैं, तब जाके हम कहीं ना कहीं इस सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। और जब भी हम सोसाइटी को कुछ देते हैं तो जब ज़रूरत पड़ती है तो ये कुदरत भी हमें रिटर्न में वही चीज़ वापस करता है। तो बस निस्वार्थ भाव से अपने टाइम के साथ साथ किसी दूसरे के लिए भी समय निकालें और उनके चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश करें, तो ईश्वर ज़रूर आपकी मुस्कान को हमेशा बरकरार रखेगा। तो थैंक यू सो मच हमारे इस शो को देखने के लिए, और हमेशा अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम हमेशा एक नया, एक ऐसा चेहरा लेके आ सके जिन्होंने अपनी जर्नी खुद तय की है और 0 से हीरो तक का सफ़र तय किया है। तो हमारे इस शो का इनिशिएटिव पूरा होता रहेगा। जितना हो सके इस वीडियो को प्यार दें, शेयर करें, और हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है।
थैंक यू सो मच।